नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते जा रहे हैं और अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है सेना ने, जिसमें भारतीय सेना ने बताया है कि किस तरह से बदला लिया गया है, न्याय के लिए ऑपरेशन चलाया गया। सेना ने कहा है 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। रात 1:05 पर लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। रात 1:30 बजे तक चला ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में स्ट्राइक की गई। लश्कर तैयबा के कैंप पर स्ट्राइक की गई। बरनाला कैंप कोटली अब्बास में स्ट्राइक की गई। कोटली अब्बास में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। सियालकोट में सरजल मेमूना जोया कैंप में स्ट्राइक की गई। मुर्गे में स्थित मरकज तैयबा के कैंप पर स्ट्राइक की गई। जेश के मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह पर स्ट्राइक की गई। विदेश सचिव ने यह जानकारी दी है और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी विनोद रस्तोगी और उत्तराखंड से हमारे सहयोगी सोनू सिंह, और उनके साथ हैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ कुलदीप राणा और मेरे सहयोगी मनोज वर्मा। विनोद जी, जो अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो जानकारी दी गई है, बताया जा रहा है, आंकड़े नहीं आए हैं अभी तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की, आतंकवादियों की मौत हुई है। किसी भी आम नागरिक को हताहत नहीं हुआ है, ऐसी अभी तक कोई सूचना भी सेना के पास नहीं। और क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में, बताइए। अगर देखा जाए तो ये सर्जिकल जो स्ट्राइक थी 1:05 स्टार्ट हुई और 1:30 बजे तक चली गई। 25 मिनट पे 9 से ज्यादा लॉन्च पैड पर इस पर स्ट्राइक की गई थी। देखा जाए तो अगर बात की जाए तो हमारे हिंदुस्तान भारत के बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर इसमें वार किए गए। लॉन्च पैड की, चाहे मुजफ्फराबाद हो चाहे बालाकोट हो, इस तरह के अगर देखा जाए, चाहे इन 9 जगह पे जो हमला किए गए थे, उसमें रुक रुक कर पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग भी हुई है। मगर अभी तक किसी ने आपने कहा कि अभी तक कोई खबर नहीं आ पा रही है, मगर जो सूत्रों से खबर आ रही है 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। और कहा जाए तो जो भागलपुर जो हॉस्पिटल है, वहां से कुछ विजुअल सामने आए थे जो भगदड़ मची हुई थी और जिसमें लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया था। और वो कहीं ना कहीं वो कह भी रहे थे कि ये हमले कैसे हुए तो समझ में नहीं आया, और वो अपनी ही सेना को दोष भी दे रहे हैं। तो किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है पाकिस्तान में। एलओसी से 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक मिसाइलें दागी गईं और जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया 9 ठिकानों पे, जिसमें जेश का मुख्यालय भी शामिल है। तो मनोज जी, लगातार जो सूचना है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी है, अभी तक ये आंकड़ा आया है कि 100 से अधिक आतंकी ढेर किए गए। सेना ने यह भी कहा है कि आतंकी ठिकानों पर ही निशाना साधा गया था, आम नागरिकों के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इस बार ये ऑपरेशन बाकी की तुलना में ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने उन मुख्यालयों को निशाना बनाया है जहाँ पहले हम कहते थे पाकिस्तान से कि देखिए ये यहाँ से आपके यहाँ लॉन्च पैड किया जा रहा है, यहाँ से आप आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यहाँ से साजिशें रची जा रही हैं। इस बार सीधा जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मिट्टी में मिला देंगे। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक जो पिछली 2 सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हमने देखी थी वो पीओके में हुई थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। इस बार है कि 9 में से 4 लॉन्च पैड है वो पाकिस्तान के अंदर है, कुछ 100 किलोमीटर के अंदर है, कुछ पंजाब में है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने ये हमला किया है। दूसरा, जो दोनों अधिकारियों ने जो ब्रीफिंग दी, पहले विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव है, इसके साथ ही जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी जानकारी दी। तो आप देखिए कि 25 मिनट केवल ये ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान से कोई रिटेलिएट नहीं किया गया। शुरू में उनके जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने दावा किया है कि हमने भारत के राफेल को मार गिराया, मिग गिरा दिए, लेकिन जो वीडियो पोस्ट कर बड़ी खबर आ रही है, मसूद अजहर के परिवार के 12 से अधिक लोग मारे गए। मसूद का भाई रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल है। भावलपुर में मसूद के ठिकाने पर जो हमला किया गया था,
जो मिसाइल दागी गई थी, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें बड़ी खबर है, आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए मनोज जी, आने लगे हैं आंकड़े और नाम भी। देखिए कि प्रदीप जी, कितने अभी बड़े तक जो आतंकियों बिल्कुल के और परिजन भी मारे जा रहे हैं। देखिए जो बिल्कुल एक टारगेटेड ये हमला था। और भारत ने अभी, अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ उन्होंने भी सुनी होगी, कि भारत ने कोई दावा नहीं किया। हमने तो ये कहा कि हमने इतने ठिकाने पर निशाना बनाया, लेकिन जो हमने देखा था कि जब ये पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जब भारत की ओर से चेतावनी दी गई तो खबरें आने लगी कि पाकिस्तान ने जो पीओके के उनकी नीलम घाटी वो खाली करा ली है, वहाँ के मदरसे खाली करा दिए। लेकिन जो भारत के पास मुझे लगता है जो सैटेलाइट पावर है आज की तारीख में, उससे निश्चित तौर पर निगरानी की गई होगी, उससे टारगेट सेट किया हुआ है और ये देखा गया होगा कि आतंकवादियों का मूवमेंट कहाँ से कहाँ है। उसके बाद मुझे लगता है टारगेटेड हमला किया गया है। और जो शुरुआत में आंकड़े गए थे, जो 30 की संख्या पहले 3 बताई, पाकिस्तान सेना ने बताया, फिर 30 की संख्या भी पाकिस्तान से आई। और जो 100 का आंकड़ा है वो पाकिस्तान की मीडिया से ही निकल कर आ रहा है। वहीं की मीडिया ने फोटोग्राफ्स जारी किए हैं, वीडियो जारी किए हैं, और भारत की ओर से भी जो सैटेलाइट पिक्चर दिखाए गए थे अभी, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने जो ये स्ट्राइक की है वो एक टारगेटेड था, फिक्स था कि कहाँ कहाँ उनके अड्डे हो सकते हैं। और शायद आतंकियों को भी ये लगा होगा कि वो एक सेफ ठिकाने पे पाकिस्तान को लगा, क्योंकि हमने उनको शिफ्ट कर दिया है। लेकिन चूंकि अभी तक पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं होता था कि वो आतंकी के अड्डे हैं उसके यहाँ, या आतंकवादियों को पनाह देता है, ऐसे में उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही कि हो सकता है कि अगर हमको एक बाद में खबर मिले कि जो जेएस और लश्कर के टॉप कमांडर हैं, तो हो सकता है उनमें कई सारे ढेर हो गए हों, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी ये कि उनको बता नहीं सकता। अगर वो बताता है कि मारे गए, तो उनके बारे में तो वो कहता है कि कुछ इनमें से जेल में हैं, कुछ वो हैं नहीं, और आतंक के अड्डे उनके हैं नहीं। तो दोनों स्थितियां पाकिस्तान के लिए खराब है। अगर वो मारे जा रहे हैं तो ये आतंकवादियों के लिहाज से भारत के लिए अच्छी अच्छी खबर है कि एक मैसेज ये जा रहा है कि आप कहीं भी छुपोगे, जैसा कि प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं की ओर से कहा गया था कि आप जहाँ भी छुपेंगे हम आपको टारगेट करेंगे। और इस बार ये कहा गया कि आतंक के जो पोषक हैं, जो उसको पालने वाले हैं, उनको किसी तरह से नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक तरह से साफ संदेश है। और ये अगर ये टारगेटेड हमले बता रहे हैं कि अगर एक ही आतंकवादी के परिवार की केवल अभी एक इनिशियल खबर आई है, हो सकता है देर शाम तक 1-2 दिन में आंकड़ा बढ़े, और हो सकता है हमको बनने को मिले कि जो भारत के जो टॉप हिट लिस्ट में जो लोग थे उनमें से अधिकांश को हमने खत्म कर दिया है। और इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है पाकिस्तान में मनोज जी। और अब तो वहाँ के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि भारत हमला रोक दे तो हम भी कल तक वो तो बड़ी बड़ी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अभी से कुछ देर पहले उनका बयान आ गया कि भारत अगर हमला रोक दे, पीछे हटे, तो हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस हमले को हमने देखा है कि 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई पटाखा भी नहीं चला। और जो शेलिंग की बात आ रही थी वो भारत के सिविल इलाकों की ओर की जा रही थी, उस सीज फायर तोड़ा गया है। और पहले कहा गया था कि 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप राणा रक्षा विशेषज्ञ हैं, शिवम सिंह राणा भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, आंकड़े आने लगे हैं। अब तक एक बताया जा रहा था कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, लेकिन हाल ही में खबर आई है कि जो मसूद है आतंकवादी, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। कैसे देखते हैं आप ये जो जवाब दिया है पाकिस्तान को? देखिए, इस जवाब की पाकिस्तान को बहुत पहले से जरूरत थी, क्योंकि वो लगातार जिस प्रकार की कार्रवाइयां करता रहा है आतंकवाद को लेकर के भारत के प्रति, उसमें ये जरूरी हो गया था। और पहलगाम जैसी घटना जो उभर करके आई, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, और उसी के सापेक्ष भारत की सरकार ने, भारतीय सेना ने जो ये ऑपरेशन तैयार किया, जिसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमने देखा कि वहां जिस तरीके से नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके महिलाओं के सामने उनके पति को गोली मार दी गई थी, तो उसके सापेक्ष जो ये ऑपरेशन तैयार किया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि भारतीय सेना ने आज इस प्रकार से इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर, वो भी एक महिला अधिकारी, दोनों ने आकर के प्रेस ब्रीफिंग में इस पूरे घटनाक्रम को ब्रीफ किया है मीडिया के सामने। उससे ये पता लगता है कि भारतीय सेना और भारतीय सरकार जो है वो आतंकवाद को लेकर के कितनी गंभीरता से काम कर रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत के उस दृष्टिकोण को पुष्ट करता है जिसमें वो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात कहता रहा है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत वर्षों से, आज से ही नहीं है, वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित एक राष्ट्र रहा है। यह अन्य देशों के मुकाबले 20 साल या 15 साल से पीड़ित नहीं है।
ये तो स्वतंत्रता प्राप्त, जब भारत को आजादी प्राप्त हुई थी उसके बाद से, जब कबाली हमले हुए थे भारत पाकिस्तान के द्वारा भारत से, उसके बाद से लगातार ये आतंकवादी घटनाएं चलती रही, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि वो भारत से फ्रंट पे तो इस तरह से मुकाबला कर नहीं सकता है, तो उसने छद्म युद्ध का जो सहारा लिया। लेकिन भारतीय सेना की ने जो घातक प्रहार किया है, भारतीय सेना ने जो घातक प्रहार किया है, और इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह भी रही है कि जो राफेल को लेकर के अभी कुछ ही वर्ष पहले जो राफेल भारत में आया था, और उसने जिस प्रकार से इसमें भूमिका निभाई है, क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना के 2 फाइटर जेट, जिसमें एक F-16 और एक JF-17 के नाम से जो 2 फाइटर जेट हैं, वो भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत देखा जाए तो भारत की बड़ी पहल है, और जिस पर ये पहल अब रुकेगी नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार ये बात कह रहे थे, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी ये बात कहा था कि हम उनको उन्हीं की मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है, उन्हीं की जमीन पर मिट्टी में मिला देंगे। तो ये ऐसा लगता है कि एक सिलसिला शुरू हो गया है, और ये सिलसिला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। ये सिलसिला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है शिवम जी, लेकिन अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है, क्या संभावना है? जिस तरह से उनके रक्षा मंत्री का बयान आया है, हथियार डाल देंगे या कुछ हरकत करने की उस तरफ से कोशिश होगी? देखिए, पाकिस्तान कुछ भी इंडिया को उखाड़ नहीं पाएगा। वो चाहे आपका बस इतना वो कर सकता है, सीज फायर वॉयलेशन कर सकता है, बौखलाहट उसकी जायज है। अगर टेररिस्ट पालोगे तो यही अंजाम होगा। जिस तरह से हमने उनके ठिकाने ध्वस्त किए हैं, ये उन्हीं की देन है। टेररिस्ट को उन्होंने ही पनपाया है अपने यहाँ पे, उसके बाद आज उन्हीं को अपने मुंह की खानी पड़ रही है। आज की डेट में हमारा चाहे वो एयर डिफेंस है, चाहे वो हमारे रेडार्स हैं, हमारे पैरामीटर्स अच्छे से गार्डेड हैं। पाकिस्तान कुछ भी अटैक करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, वो चाहे LOC है, चाहे वो एयर है, चाहे वो सी है। तो मनोज जी, ये तो एक तरह से सबक है, लेकिन एक खबर भी आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है, PM आवास में चल रही है बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया था कि पहले सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसके बाद कैबिनेट की अहम बैठक होगी। PM आवास में ये बैठक चल भी रही है। देखिए, निश्चित तौर पर इतने बड़े घटनाक्रम के बाद मुझे लगता है आगे की प्लानिंग की जा रही होगी कि आगे का अगला पड़ाव क्या हो, क्योंकि हमने पहले देखा कि हमने जो वाटर ट्रीटी है उसको स्थगित किया, पाकिस्तान से तमाम सारे रिश्ते तोड़े, और अब ये एयर स्ट्राइक की है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पिछली बार हमने देखा था कि हमने पुलवामा उरी के बाद जो बालाकोट और तमाम स्ट्राइक की, उसके बाद हम ठंडे पड़ गए थे, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। तो इस बार रुकने वाले नहीं है, इतनी आसानी से हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है कि गिवन टेकन वाली स्थिति कि आपको हमने कर दिया और हमको ऐसा लगा कि हमने आवाम को संतुष्ट कर दिया, बदला हुआ है। मुझे लगता है यहाँ मामला रुकेगा नहीं। और जिस सऊद असगर की बात हो रही थी, तो 99 का जो कंधार विमान हाईजैक है उसमें उसका नाम था, संसद पे हमले में उसका नाम था, और पहलगांव का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इसके पीछे भी उसी का नाम बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगला कदम भारत का क्या होगा। देश दुनिया के तमाम सारे लोगों ने भारत के पक्ष में प्रतिक्रिया दी है, चीन ने भी सदैव प्रतिक्रिया दी है, ना भारत के एकदम खिलाफ बोला है। तो जाहिर सी बात है, एक पूरी प्लानिंग के साथ भारत ने काम किया है। अब FATA की जब बैठक होगी फाइनेंशियल, तो उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने का प्रयास पूरा भारत सरकार की ओर से होगा। और इस बार जो ये कहा गया है कि जो आतंक के आका हैं कि आतंकवादी तो मोरे हैं, लेकिन उसके पीछे हम देखते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो, सेना हो, या उनके जो ब्यूरो जो अब नेता हैं, मुझे लगता है जो भारत ने कहा इस बार उनको जवाब दिया जाएगा। तो आप देखिए 24 घंटे भी नहीं हुए, वो रक्षा मंत्री उनके तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ख्वाजा अहमद, हम देख रहे थे उनके एक मंत्री थे बिलावल भुट्टो, वो कह रहे थे कि अगर सिंधु में पानी रोका तो उसमें खून बहेगा। वो अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। उनके जो सेना के चीफ थे आसिम, उनके हमने एक वीडियो देखा था कि सेना को जवानों को ललकार रहे हैं, टैंक पे खड़े होकर हौसला बढ़ा रहे हैं। वो अभी तक कहाँ है, 12-14 घंटे इस हमले को हो गए हैं, वो कहाँ है, क्या सेना कर रही है, ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सब बता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दिक्कत है कि कुछ घंटे पहले तक उन्होंने कहा था हमने राफेल गिरा दिया, मिग गिरा दिया, लेकिन जो वीडियो जारी किए थे वो राजस्थान में हमारा जो MiG-29 क्रैश हुआ था पिछले साल, वो जारी कर दिए थे। फिर उन्होंने कहा
कि भारत के कुछ सैनिकों को हमने बंदी बना लिया, लेकिन जो पाकिस्तान की सेना की ओर से बयान आया और उसमें ये कहा गया कि भारत ने अपनी क्षेत्र में से रहते हुए विमानों से टारगेट पे मिसाइलें और बम दागे हैं। तो जब हम उनके एयर एरिया उनके एयर स्पेस में गए नहीं हैं, वो हमारे प्लेन कैसे मार सकते थे। और अब उनके रक्षा मंत्री का ये बयान, और अब इसके पहले जो तमाम हथकंडे तो वो पहले भी अपनाते रहे, अब उनको फेस सेविंग करना है ना, क्योंकि सेना एकदम सामने आ नहीं रही है। नेता और पूरी दुनिया को पता है कि कहने को पाकिस्तान में सरकारें चल रही हैं, लेकिन जो कुछ करना है वो आईएसआई को करना है और पाकिस्तान की सेनाओं को करना होता है। तो मुझे लगता है वो फेस सेविंग का काम वहाँ हो रहा है। और ये मान के चलिए कि अब जो नए जो सेना अध्यक्ष है, पाकिस्तान की सेना को जल्दी नया सेना अध्यक्ष मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का ये घटनाक्रम हुआ और जिस प्रकार से उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हथियार डाल दिए हैं और जो सेना की तरफ से कोई ऐसा खास रिएक्शन हुआ नहीं है, तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा घट रहा है और कुछ पाकिस्तान से आम नागरिकों की भी जो आवाजें आ रही थी कि सेना के खिलाफ ही थी वो एक तरह से, कि जबरिया इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है जिससे कि भारतीय हमला करे। तो देखिए, अगर टीएपी अगर हमला कर रहा है तो वो पाकिस्तान का पनपाया हुआ, तालिबान अगर डूरन लाइन पे हमले कर रहा है तो ये वो तालिबान सबको पता है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान का पाला पोसा है। जितना आतंकी संगठन, आप देखिए हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा ही था ना कि अगर अपने आंगन में आप सांप पालोगे और आप सोचोगे कि वो पड़ोसी को डसेगा तो ये सबसे बड़ी भूल है। तो एक तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी देख लीजिए किस प्रकार से वहाँ पर हमले कर रही है, लगातार पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया जाए, CPP प्रोजेक्ट पर निशाना बनाया जा रहा है। सिंध में हालात अच्छे नहीं है, POK में लगातार मांग उठ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अंदरूनी हालात जब जब पाकिस्तान के खराब होते हैं तब वो भारत पर निशाना बनाने का प्रयास करता है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान भटकाया जाए। और पहलगांव के बाद भी जो बयान आ रहे थे पाकिस्तान के, तो उसके नेता ये बताना चाह रहे थे, देखिए हम तो खुद आतंक के सताए, हम पीड़ित हैं। तो कुलदीप जी, सही समय है, पूरा फनी को चल दिया जाना चाहिए, इतनी से नहीं रुकना चाहिए, जो बच गए हैं उनको भी टारगेट करना चाहिए ताकि बाद में ये कोई ऐसी हरकत ना कर पाए। भारत इस समय बहुत ही सधेवे कदम उठा रहा है, क्योंकि भारत इस समय उस दौर से गुजर रहा है जब भारत ये बात करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, उसकी दिशा में प्रयास करता है। तो अगर हम युद्ध जैसी स्थिति में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को इसका जो नुकसान होगा, भारत कई साल पीछे हो जाए। तो ऐसे में अपने पड़ोस में जो हो रही आतंकवाद की घटना है, इससे और भारत के भीतर जो उसकी आंतरिक क्षमताएं हैं उसको विकसित करते हुए जवाब देना है। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीतिक, कूटनीतिक और युद्ध नीति, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के भारत की सरकार, भारत की सेना इस समय काम कर रही है। अब जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी अभी ये खबर आई है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के 7 अधिकारियों को, सैनिकों को उनकी झड़प में वो मारे गए हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है, वो बलूचिस्तान में भी लड़ रहा है, सिंध में भी उसकी हालत खराब है और POK में तो है ही है। ठीक, तो लेकिन जो पाकिस्तान का जो आंतरिक लोकतंत्र है, जो पूरी तरीके से सैन्य तानाशाही और सैन्य बूटों के तले रौंदा जाता है, आज भी पाकिस्तान के आर्मी के जनरल मुनीर कहाँ है? क्या वो कहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी फ्रेम में हैं? पिछले काफी समय से वो गायब दिखाई दे रहे हैं। तो भारत ने इस समय भले ही थोड़ा समय ज्यादा लिया, लेकिन कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से जो इस समय जो युद्ध नीति बनाई है, और ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारत इस समय इतनी जल्दी ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीजें निकल करके आ रही हैं धीरे धीरे और जो बयान निकल करके आ रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि 12-14 घंटे हो चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी ऐसी बात निकल करके नहीं आई है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान पिछले 70 सालों से हमारे खिलाफ करता रहा है। हम उसको भले ही कितना कोस नहीं, लेकिन हमें अभी उन चीजों को भी देखना होगा तो वो किस तरह से चलिए, तो जो स्ट्राइक हुई है, जिस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं और जो 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, यहीं तक रुकने वाली नहीं है कार्रवाई। और हमारी सेना आगे भी कार्रवाई करेगी, वो जो सरगना छिपे हुए हैं उनको भी ढूंढ कर निश्चित तौर पर मारेगी। ये बिल्कुल ये बड़ी थोड़ा सा संवेदनशील है, क्योंकि इस समय हमारे भारत की इंटेलिजेंस से लेकर के भारत की आर्मी तमाम उन चीजों पर काम कर रही है और बड़ी गहनता के साथ काम कर रही है। उनका ध्यान इस तरफ भी है कि पाकिस्तान की सेना के मूवमेंट क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की मूवमेंट क्या है, और उसके साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है, और ताकि जो कदम हम उठाएं वो देश हित में भी हो, देश के लोगों का मनोबल भी बढ़ा सकें। ठीक है, और उसके साथ साथ आतंकवादी ठिकानों को सिर्फ खत्म नहीं करना है,
आतंकवादियों को उसकी उस पूरी सोच को खत्म करना है जो भारत के खिलाफ कदम उठाने के लिए उनको प्रेरित करती है। और हमने देखा है अभी भी ये बात भले पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन 90 से 100 के करीब आतंकवादियों को 72 गुरुओं के पास पहुंचाने का काम भारत की एयरफोर्स ने किया है। तो ऐसा लगता है कि आगे भी हमारी अभी अभी इंडियन आर्मी अभी इसमें ग्राउंड लेवल पे क्या कर रही है वो फंक्शन वो देखने वाली बात होगी। भारतीय नौसेना अभी समुद्र से क्या उसमें कदम उठा रही है। अभी तो भारतीय सेना के एक ही विंग ने अपना ये कमाल दिखाया है, ठीक है ना, और ये इतना बड़ा हम और पूरे पाकिस्तान में प्रभाव दहशत एक ही का सेना माहौल ने, है। एक ही कदम ने, छोटे सी एक कदम छोटे ने से कदम नहीं उठाया। पूरा दहशत फैला बिल्कुल। दी है शिवम जी। लेकिन जो सरगना छिप गए हैं, जो सेफ कैंप में चले गए हैं, निश्चित तौर पर हमारी खुफिया एजेंसियां हों या जो हमारी सेना हो, उन पर भी नजर रखे होगी कि आप भले ही कहीं भी छिप जाओ। अभी जिस तरह से मसूद के परिवार के 14 लोगों की मौत की खबर आई है, उनके परिवारों की भी आएगी। हो सकता है कि ये बड़ी खुशी भी मिले कि सरगना भी चले गए। तो चलिए, इसी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है कि किस तरह से सेना ने जो शौर्य दिखाया है, जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, बहनों को जो सिंदूर उजाड़ा गया था आतंकवादियों ने, उसको किस तरह से जवाब दिया गया है, पाकिस्तान को जवाब दिया गया, वहां जो कैंप थे उनको तबाह किया गया। उस पर क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है, और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगांव के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है, वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सच में तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कह रहे थे प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है, हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया है, आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया है, उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, जमीन में मिला देंगे। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर की भी मौत हो गई है इस हमले में। आतंकी ठिकानों पर जो निशाना साधा गया था, जो मिसाइलें दागी गई थी, एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही। 24 मिसाइलें दागी गई थी, लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर भी इसमें मारा गया है। तो कुलदीप जी, खबरें तो अच्छी आ रही हैं। बॉर्डर पार से जो सेना ने शौर्य दिखाया है उसकी खुशी पूरा देश मना रहा है, बधाइयां दे रहा है कि हमारी सेना ने वो दिखाया है। जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम का भी बड़ी चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नाम सुझाया गया था और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा था कि 25 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए गए थे आतंकवादियों द्वारा।
जिस तरह से नाम पूछकर महिलाओं को अलग करके मारा गया था, इस कारण इस नाम का भी बड़ा महत्व यहाँ पे बताया जा रहा है। कुलदीप जी, देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारतीय सेना, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भारतीय सेना का शौर्य हमेशा से ऊंचा रहा है। उसका साहस, उसकी क्षमताएं, इन पर शक करना, ये मैं समझता हूं कि एक तरीके से पाप माना जाएगा अगर हम अपनी सेनाओं की क्षमताओं पर, उसके शौर्य पर शक करते हैं। ठीक, हमने देखा है कि भारत ने, हम राजनीतिक धरातल पर भले ही युद्ध हार जाएं, लेकिन हम युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने कभी भी भारत माता का सर झुकने नहीं दिया है। ठीक? आज इतिहास रहा है, चाहे 62-65 का युद्ध हो, 61 का युद्ध, 71 का युद्ध हो, 72 का युद्ध हो, ठीक है ना, चाहे कारगिल का युद्ध हो, तमाम विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी भारतीय सेना हमेशा भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर, और उसने समय आने पर उसने अपने प्राण न्यौछावर भी किए। तो ये जिस प्रकार का जो घटनाक्रम है, जिस प्रकार का ये ऑपरेशन निकल करके आया है, उसमें कहीं ना कहीं भारत के लोगों के उस जो दुख में डूबे हुए लोग थे, और वो परिवार, जिन परिवार के लोगों ने अपने स्वजनों को, अपने प्रियजनों को वहां खोया था, आज कहीं ना कहीं उन लोगों को और उन शहीदों को भी, उनकी आत्मा को भी शांति मिल रही होगी कि उनकी देश की धरती पर जो हमला हुआ था, आज उनके परिजनों को भी कहीं ना कहीं मन में शांति होगी। जिन लोगों ने उनके साथ, उनके परिवार के साथ एक घटनाक्रम किया था, आज उनके आकाश जमींदोज हो चुके। हमें यह देखना होगा कि भारत ने हमेशा आतंकवाद को लेकर के जो रुख अख्तियार किया है, उसमें हम राजनीतिक ग्राउंड पे हमेशा कमजोर साबित होते थे। लेकिन अब हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि भारत की सरकार राजनीतिक रूप से, उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं समझता हूं कि इस प्रकार से भारत में अब कोalition गवर्नमेंट के दौर से हम निकल करके आए, और उसके बाद चीजें निकल करके आई हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नेतृत्व को ने भी, राजनीतिक नेतृत्व में भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसने भी चीजों को लेकर के अपना क्षमताएं प्रदर्शित की हैं, वो निर्णायक क्षमता प्रदर्शित की है, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है राजनीतिक निर्णय बिल्कुल हम किस प्रकार का ले रहे हैं। और वही, क्योंकि सेनाएं तो हमेशा तैयार रहती हैं। ठीक, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे चाहे सैन्य अधिकारी हो, चाहे हमारे आर्मी के जनरल्स हो, हमेशा ये बात कहते हैं कि सेना हमेशा तैयार है, और वो किसी भी हमले का, किसी भी घटना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो सेनाएं हमेशा तैयार रहती हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह की होती है। लेकिन अब ये जिस प्रकार की ये वॉर हुई है, हम जिस प्रकार भारत की वायुसेना ने यह हमला किया है, अब चीजें देखना होगा कि अगला कदम भारतीय सेना का क्या होने जा रहा है। क्या वो ग्राउंड लेवल पे कोई स्ट्रेटेजिक फाइट करने के मूड में है, कोई नई उसकी रणनीति है, क्या वो क्रॉस बॉर्डर को, क्योंकि बॉर्डर को क्रॉस करके, या इस पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। देखिए, भारत अब पाकिस्तान के कदम की चिंता नहीं करेगा, ठीक है ना, वो उसको कदम उठाने का मौका ही नहीं देगा। देखिए, युद्ध में एक कहावत होती है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ठीक है, तो अभी इस समय आप जितने आक्रामक रहेंगे, आप उनको संभलने का मौका दे दिया, तो फिर ये घटना रिपीटेटिव आती रहेगी। अभी वो उनकी सेना तमाम जगह उलझी हुई है, वो घायलों को अस्पताल पहुंचाने में उलझी हुई है, उनके अस्पतालों में जगह नहीं है। वो पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सेना के बीच वैसे ही इस समय मनमुटाव चल रहा है, वो अपनी सेना से वैसे ही परेशान है पाकिस्तान की जनता। तो पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को अपनी जनता को समझाना है। ऐसे में अगर हम कूटनीतिक रूप से देखें, तो अगर हम जितने अटैकिंग रहेंगे, इस समय हम जितना ज्यादा हमारी सेना का वहां पर आक्रामक रुख रहेगा, उतना हमारे लिए और आतंकवादियों के लिए उतना नुकसानदायक रहेगा, और भारत के लिए उतना ये सकारात्मक रहेगा। तो वैसे भी पाकिस्तान तो घरेलू मोर्चे पर ही घिरा हुआ है, किस तरह से वो बिल्कुल वही बात है। न सिर्फ घरेलू मोर्चे पर, इस समय अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। अभी आपने देखा होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बयान दिया है, और उन्होंने तो खुल करके ये बात कही है कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, पहले तो रूस युद्ध को नहीं चाहता है, हालांकि वो खुद युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अगर वो उनका कहना यह है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, तो हम रूस के फाइटर जेट पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। हम हर
मोर्चे पर भारत के साथ खड़े हैं। तो रूस के राष्ट्रपति का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और ये दिखाता है कि वर्ल्ड कम्युनिटी, वर्ल्ड पावर किस तरह से, उनका रुझान किस तरह से है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बयान दिया है वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो दुनिया के तमाम देश जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं वो इस समय निर्णायक रूप से, और इसमें मैं सबसे बड़ी चीज एक देख रहा हूँ कि भारत ने बहुत सधे हुए तरीके से, हमारी विदेश नीति ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई कि उन्होंने पहले दुनिया के देशों को यह तय कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि वो पाकिस्तान आतंकवाद के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, जो उनको पनपा रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, या जो पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में खड़े हैं। तो इस समय आतंकवाद को लेकर के पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है और जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आज पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो है ही, क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय एड नहीं मिल रही है। चीन जो उसका परम मित्र रहा है, उसकी भी मजबूरी हो गई है कि वो भारत के साथ खड़े हो, क्योंकि अगर वो भारत के साथ खड़ा नहीं होता है तो वैश्विक परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो कहीं ना कहीं वो भी कटघरे में आ जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो पाकिस्तान के अपने मित्र थे जिन्होंने उसको हर जगह बैक सपोर्ट भी दिया है, वो भी रणनीतिक रूप से भारत के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान के भीतर जो उसकी आंतरिक स्थिति है, जिसमें आर्मी जो हमेशा वहां पर अपने वोटों तले पाकिस्तान की जनता की आवाज को दबाने का काम करती रही है, वो भी इस समय हमने देखा है कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही जनता सड़क पर उतर आई थी। मनोज जी देखिए, जो कुलदीप जी ने भी कहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और आप देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो देश भी वैसा ही मांगता है। पूरा देश एक सुर में कह रहा था कि बदला चाहिए, इससे पहले घटनाएं होती रही, लेकिन सरकारें वो निर्णय नहीं ले पाई। सेना तो हमेशा तैयार ही रहती है, लेकिन अब जो देश की मंशा है, जो लोगों की मंशा है, वही सरकार ने उसको पूरा करने का जतन किया है। देखिए निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, क्योंकि लोकतंत्र की यही तो ताकत है कि अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे तो जनता आपको बदल देगी, 5 साल बाद आपको दोबारा मौका नहीं देगी। तो जनता का जो मूड है वो देश के जो आका हैं उनको भी समझ में आया। और आप देखिए इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर कि एक महिला की नारी शक्ति का प्रतीक, और आप देखिए अगर किसी और देश में या कोई और ये इतना बड़ा ऑपरेशन होता तो मुझे लगता है कि उस देश के तमाम सारे या तो प्रधानमंत्री या तो रक्षा मंत्री या तो सेना के टॉप कमांडर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते। आप बता दी हमने केवल एक कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर को चुना, तो हमने ये बता दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात इतनी है कि हमारी 2 विंग कमांडर और कर्नल भी तुम पर भारी हैं। सोफिया कुरैशी के बारे में खबर है कि उनके दादा हैं वो भारत की सेना में थे, उनके पिता धार्मिक शिक्षक थे भारत की सेना में, और वो खुद गुजरात से आती हैं, वो भारत ने। तो ये एक जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया गया था कि धर्म पूछ के गोली मारी गई थी, तो एक मैसेज ये भी है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत है, सैन्य रूप से मजबूत है, और इसके साथ ही नारी शक्ति मजबूत है। और हमारे यहाँ भेद नहीं हिंदू मुस्लिम का कि हमारे यहाँ अगर सोफिया कुरैशी भी उतनी ताकत से देश के लिए लड़ाई लड़ रही है जितनी ताकत से व्योमिका सिंह लड़ रही है, तो ये एक मैसेज भी हमने पूरी दुनिया को दिया है। तो ये एक दूसरा मैसेज है। दूसरा, जिस प्रकार से हमला किया गया, तो आपने विक्रम मिश्री को सुना होगा, उन्होंने लाइन से गिनाया कि पुलवामा का, अमेरिकी संसद का, 26/11 का। तो आप मान के चलिए कि भारत ने अपने मुंह से नहीं कहा होगा कि कितने आतंकवादी कौन कौन मारे गए हैं, लेकिन भारत के जो टॉप के जो अधिकारी उन सबको पता है कि हमने कितने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि देर शाम तक या 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर से खुद खबर निकल कर आ जाएंगी कि उनके यहाँ कौन कौन टॉप कमांडर मारे गए हैं या कितने लोग घायल हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान, क्योंकि ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, ये लश्कर का जो बताया जा रहा है कि उनका ये ट्रेनिंग कैंप पर था, इसके आप हालात देख लीजिए, इसके हाल क्या हो रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि इतने बड़े कैंपस में, 15 एकड़ के कैंपस में फैला हुआ था, 20-20 आतंकवादी नहीं होंगे, 100-200-500 आतंकवादी कम से कम रहे होंगे, और 9 ठिकाने इकट्ठे बनाए गए। और एक मैसेज देने का प्रयास है ये कि भले हम कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सेना कह रही कि 100 मरे, लेकिन हमने एक मैसेज दिया है कि आप पाकिस्तान के जिस भी हिस्से में रहोगे और भारत में गड़बड़ी करके आप सेफ नहीं रह सकते हो। तो ये एक मैसेज हमने दिया। अभी तक जो हिडन तरीके से कई सारे हम देख रहे थे कि आतंकवादी निशाने पे थे, गोलियां बढ़ रही थी, उनको अज्ञात आदमी आता था, गोली मारकर चला जाता था, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। तो उस पर आरोप लगते रहे थे कि भारत टारगेट किलिंग करा रहा है, लेकिन सर भारत ने टारगेट करके बता दिया है कि हम समय भी हमारा होगा, टारगेट भी हमारा होगा, तो हमारे हिसाब से हम होगा। और जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है, तो भारत के पास ना हथियार की कमी है, ना हौसलों की कमी है। तो मुझे लगता है जन्नत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारे साथ हैं, हुरे कम पड़ सकती हैं, लेकिन हौसला कम नहीं पड़ेगा भारत की सेना का, इतना हम कह सकते हैं। हुरे कम पड़ सकते हैं कुलदीप जी, लेकिन हौसला कम नहीं पड़ेगा, वो दिखा भी दिया है।
कुलदीप जी, तो मनोज जी सही कहा आपने, हुरें कम पड़ सकती हैं लेकिन हौसला कम नहीं पड़ेगा। जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, एक के बाद एक, आधा घंटे में पूरे 9 कैंप को तबाह कर दिया गया। सेना का शौर्य है और किस तरह से रणनीति बनाई गई होगी, जो कुलदीप जी भी बता रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें किस तरह से हमें सहयोग मिला, इसके बाद तमाम सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने जो रणनीति बनाई अलग अलग मोर्चे पे, और इसके बाद ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। माना भी जा रहा था कि इसी तरह से ऑपरेशन होगा तो उन ठिकानों को इस बार पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, और वो दिख भी रहा है। तस्वीरें भी जो आ रही हैं पाकिस्तान से, वो एक तरह से बता रही हैं कि वहाँ किस तरह से दहशत है, अफरा तफरी मची हुई है। अस्पतालों की भी कुछ तस्वीरें आई हैं, वहाँ किस तरह से आप देखिए कि लोगों में भगदड़ मची हुई है, दहशत का माहौल है। तो ये दहशत आतंकवादियों में बिठाने की कोशिश की गई है, और आतंकवादियों में ये दहशत बिठाने का अब हमें लगता है आगे जाके फायदा मिलेगा, क्योंकि अब तक आतंकवादी घटना को अंजाम देकर चले जाते थे, उनको लगता था कि वैसी कार्रवाई नहीं होगी, छिप जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन अब कहीं भी रहेंगे, छिप नहीं पाएंगे। देखिए अभी तक जो आतंकवादी हम देखते हैं पाकिस्तान में, कहा जाता है 30,000 मदरसे हैं अवैध रूप से चल रहे हैं, जहाँ जिहादी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप साल का एक मदरसे में एक अगर आतंकी निकल रहा है तो 30,000 आतंकी उनके ऐसे तैयार है। लेकिन उस मानसिकता पर वार करने की जरूरत थी। हमने देखा था कि पहले जो इजराइल के बारे में कहा जाता था, मोसाद और उसकी खुफिया एजेंसी, कि जब म्यूनिक ओलंपिक में उनके खिलाड़ी की हत्या हुई थी 1972 में, उसके बाद देश दुनिया में उन्होंने एक ऑपरेशन छेड़ा था और 22-24 साल के इंतजार किया था, लेकिन उसके एक एक दोषी को भारत, माफ कीजिए, इजराइल ने, जो जहां दुनिया के जिस कोने में था उसको ढूंढकर वहां मारा गया था। तो मुझे लगता हम भी देख रहे हैं आजकल दुनिया में जहां भी छिपे हुए हैं हिंदुस्तान के दुश्मन, उन्हें उसी देश में जो भी मार रहा हो, जो भी अज्ञात आदमी आ रहा है, हाँ। जो भी अज्ञात मार रहा है, लेकिन देश में जो भी घटना को अंजाम देकर दहशत है ना। क्योंकि आप देखिए अभी तक आप जो दहशत भारत में फैलाते थे, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, या तमाम सारे जो आतंकी, आप देखिए जैसे ही एक हमला हुआ पहलगांव का, तो सबसे पहले खबरें क्या आई कि सारे आतंक के आकाओं को सेफ हाउस में छुपा दिया गया। तो यानी हम भारत की ये धमक है कि आप छुपकर घुसकर एक कातिलाना कायराना हरकत कर सकते हो, लेकिन सामने की लड़ाई में पाकिस्तान की वो मादा नहीं है। तो कह सकते हैं ये नया भारत है, नए प्रधानमंत्री जो हैं, जिनकी इच्छा शक्ति है, सरकार की इच्छा शक्ति है, जो देश का नया जोश है, जो ये चाहता है कि अब बदला लीजिए। यदि आप हम पर हमला कर देते हैं, हम शांति से कि नहीं, दूसरे दिन फिर चल पड़ेगी दुनिया रफ्तार में, भूल जाएंगे अगले दिन। अब भूलने वाला नहीं है। यदि आपने हमला किया, ना माफ करेंगे, ना भूलेंगे, ना माफ करेंगे, और इसी तरह से जवाब देंगे और नेस्तनाबूद कर देंगे। बहरहाल अब समय नहीं है, आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।